नमस्कार। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो जश्न तो था, पर साथ ही एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा था कि ये नया देश आखिर दिखेगा कैसा, इसकी सरहदें कहां तक होंगी और दुनिया के मंच पर इसकी अपनी आवाज क्या होगी। तो आज हम आजाद भारत की इन्हीं दो बुनियादी कहानियों को समझने वाले हैं। एक, देश के अंदर अपने नक्शे को पूरा करने की कहानी, और दूसरी, देश के बाहर दुनिया में अपनी जगह बनाने की कहानी। चलिए सबसे पहले इस एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। क्या 1947 में भारत सचमुच पूरी तरह से आज़ाद हो गया था? इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है, और सच कहूं तो यही बात इस पूरी कहानी को और भी दिलचस्प बना देती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज़ादी के उन अधूरे टुकड़ों की जो पीछे छूट गए थे, और समझेंगे कि भारत का नक्शा आखिर पूरा हुआ कैसे। फिर हम देश की सीमाओं से बाहर निकलेंगे और देखेंगे कि कैसे दो बड़ी महाशक्तियों के बीच बटी दुनिया में भारत ने अपना एक तीसरा बिल्कुल अनोखा रास्ता चुना, जिसे हम गुटनिरपेक्षता के नाम से जानते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। अंग्रेज तो भारत से चले गए, लेकिन भारत की ही जमीन पर कुछ हिस्से ऐसे थे जहां अब भी विदेशी कब्जा था। ये वाकई में एक अधूरी आज़ादी थी, एक अजीब सी हकीकत कि देश की अपनी सीमाओं के अंदर ही कहीं और के झंडे लहरा रहे थे। तो ये हिस्से कौन से थे? देखिए, एक तरफ थे फ्रांसीसी, जिनका कब्जा पौंडीचेरी, माहे और चंद्रनगर जैसे इलाकों पर था, और दूसरी तरफ थे पुर्तगाली, जो गोवा, दमन और दीव पर बैठे हुए थे। अब भले ही ये देखने में छोटे छोटे टुकड़े लगें, लेकिन ये भारत की पूरी आज़ादी और उसकी संप्रभुता पर एक बड़े सवालिया निशान की तरह थे। तो अब सवाल ये था कि इन बचे हुए हिस्सों को भारत में मिलाया कैसे जाए। इन आखिरी पजल पीसेस को जोड़ने और भारत के नक्शे को पूरा करने की जो कहानी है ना, वो एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों से आगे बढ़ी। फ्रांसीसियों वाला मामला तो कह सकते हैं बातचीत की मेज पर ही सुलझ गया। काफी लंबी चर्चाएं हुई, और उसके बाद फ्रांसीसी सरकार ने समझदारी दिखाते हुए 1954 में अपने सारे भारतीय इलाके शांति से भारत को वापस सौंप दिए। ये बिना किसी लड़ाई झगड़े के भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी। लेकिन पुर्तगालियों का रवैया एकदम उल्टा था। वो इन इलाकों को छोड़ने के लिए टस से मस होने को तैयार नहीं थे। सालों तक बातचीत चली, पर सब बेनतीजा रहा, और आखिरकार 1961 में भारत के पास सैन्य कार्रवाई करने के अलावा कोई और चारा ही नहीं बचा। तो यहां हमें दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते साफ दिखाई देते हैं। एक तरफ फ्रांसीसियों की वापसी, जो डिप्लोमेसी और बातचीत से हुई, और दूसरी तरफ पुर्तगालियों की, जिन्हें बाहर निकालने के लिए सेना का इस्तेमाल करना पड़ा। इससे पता चलता है कि एक नए नए बने देश के तौर पर भारत को अपनी सीमाओं को महफूज करने के लिए कितनी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। तो इस तरह भारत ने अपनी सीमाओं का काम तो पूरा कर लिया, लेकिन किसी भी देश की कहानी सिर्फ उसकी सरहदों तक तो खत्म नहीं होती है ना। अब भारत को दुनिया के बड़े मंच पर अपनी जगह बनानी थी, और ये वो दुनिया थी जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी तरह बदल चुकी थी। एक ऐसी दुनिया जो दो दुश्मन खेमों में बढ़ चुकी थी। वो दुनिया दो बड़े बड़े गुटों में बंट गई थी। एक तरफ था अमेरिका का खेमा, जिसे वेस्टर्न ब्लॉक कहा गया, और दूसरी तरफ था सोवियत संघ का खेमा, जिसे ईस्टर्न ब्लॉक कहा गया। और इन दोनों के बीच सोच की एक इतनी गहरी खाई थी कि उसे कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध का नाम दिया गया। ऐसे माहौल में नए नए आजाद हुए भारत के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था कि वो किसका पक्ष ले, अमेरिका का या सोवियत संघ का। और जानते हैं भारत ने क्या फैसला किया? भारत ने फैसला किया कि वो किसी का भी पक्ष नहीं लेगा। भारत ने अपना एक तीसरा रास्ता चुना। इसी तीसरे रास्ते को नाम मिला गुटनिरपेक्ष आंदोलन या नॉन अलाइंड मूवमेंट। ये उस वक्त एक बहुत ही साहसी नीति थी। इसके तहत भारत और दुनिया के कई दूसरे नए आज़ाद देशों ने मिलकर यह ऐलान किया कि भाई, हम न तो अमेरिकी गुट का हिस्सा बनेंगे और न ही सोवियत गुट का। हम अपनी पहचान, अपनी विदेश नीति, सब कुछ स्वतंत्र रखेंगे। लेकिन यह सिर्फ किसी भी ग्रुप में शामिल ना होने का फैसला नहीं था। नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच थी, एक साफ सिद्धांत था, जिसने आने वाले कई दशकों तक भारत की विदेश नीति को रास्ता दिखाया। तो सवाल उठता है कि आखिर भारत ने यह रास्ता चुना ही क्यों? देखिए, इसके पीछे कई बड़ी वजह थीं। पहली बात, भारत को अपने विकास के लिए आर्थिक और तकनीकी मदद दोनों ही खेमों से चाहिए थी। दूसरी बात, भारत अपनी विदेश नीति पर किसी का भी दबाव नहीं चाहता था। साथ ही भारत दुनिया के दूसरे नए आज़ाद देशों की आज़ादी का भी हिमायती बनना चाहता था। और इन सब का आखिरी मकसद एक ही था,
दुनिया में शांति और विकास को बढ़ावा देना। और इस पूरी नीति का जो निचोड़ है ना, वो इस एक लाइन में छिपा है। किसी भी गुट में शामिल ना होकर सही को सही और गलत को गलत कहना। मतलब बिल्कुल साफ था, हम किसी के दबाव में आकर कोई फैसला नहीं लेंगे। हर मुद्दे को अपने हिसाब से देखेंगे और जो सही है हम उसका साथ देंगे, फिर चाहे वो बात किसी को पसंद आए या ना आए। ये एक नए राष्ट्र के नैतिक साहस का ऐलान था। तो ये थी कहानी भारत के अपने नक्शे को पूरा करने और फिर दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने की। लेकिन जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ना चाहूंगा। आज की दुनिया जो मल्टीपोलर है, जहां कोई दो साफ साफ गुट नहीं है, क्या उसमें गुट निरपेक्षता का ये सिद्धांत आज भी उतना ही मायने रखता है?